दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग बदलकर अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं और तो और अपनी जिंदगी तक बदल सकते हैं, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे। और यकीन मानिए, आज से करीब एक हफ्ते पहले तक मैं भी इस बात को नहीं मानता था, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद से मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है नवीन तोषनीवाल सर, जो कि एक ग्राफोथेरेपिस्ट हैं। यानी ये सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग देखकर आपका पूरा करेक्टर स्केच बना सकते हैं। और यही नहीं, ये सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग में कुछ चेंजेस बताकर आपकी कई प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन, जेलसी, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक को ट्रीट कर सकते हैं। गाइस, मैं दावे से कह सकता हूं कि दिस पॉडकास्ट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद से आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग में कुछ चेंजेस कर कर अपनी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। सो गाइस, आज हमारे बीच मौजूद है राजस्थान से नवीन सर। ही इज अ ग्राफो एनालिस्ट, ग्राफोथेरेपी करते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज है। ये एक इंसान की हैंडराइटिंग से जज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो उन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। जानेंगे कि कैसे ये ग्राफोथेरेपी वर्क करती है और क्या इसके पीछे के लॉजिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच नवीन सर फॉर ज्वाइनिंग इन। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि ग्राफो एनालिसिस, ग्राफोथेरेपी ये है क्या, होता क्या है, ग्राफोलॉजी आखिर होता क्या है? देखिए, ग्राफोलॉजी तो बहुत ही बेसिक साइंस है। इट इज कंपेयरिंग टू हैंड राइटिंग्स वेदर दे बिलोंग टू द सेम पर्सन। ये तो बैंक्स वगैरह में अगर कोई फ्रॉड हुआ हो, किसी ने सिग्नेचर फोर्ज किया हो, तो उसमें ग्राफोलॉजिस्ट का काम होता है। ग्राफो एनालिसिस इज कैरेक्टर एनालिसिस थ्रू स्ट्रोक्स इन द हैंड राइटिंग, एंड ग्राफोथेरेपी इज improvement in yourself by consciously making some changes in the strokes of the handwriting. तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो मतलब कि एक हैंडराइटिंग से एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली आप हैंडराइटिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, ओके सर। तो एंड आप इफ यू कॉन्शियसली चेंज योर हैंडराइटिंग, इट impacts your subconscious to change you. तो आप ग्राफो एनालिसिस से एक इंसान के क्या क्या बिहेवियर पैटर्न्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जज कर सकते हैं और उनको इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। आप कैसे उस तरीके से करते हैं? कैरेक्टर से रिलेटेड सब कुछ एनालाइज हो सकता है हैंडराइटिंग के थ्रू। उसका रिएक्शन कैसा होगा किस सिचुएशन में, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ग्रास्पिंग एबिलिटी फास्ट है कि समझने में टाइम लगता है, डिटेल्स में जाने की हैबिट है कि नहीं, विल पावर कैसा है, डिटर्मिनेशन कैसा है, सेंसिटिव है या एकदम कूल है पर्सन, सीक्रेटिव है, टॉकेटिव है, एनीथिंग रिलेटेड टू द कैरेक्टर। एम्बिशंस और गोल्स कितने डिफाइंड है, उस पर कितने एफर्ट चल रहा है उसका। प्लस अगर थोड़ी सी और सीरियस इश्यूज लें तो वी कैन इवन सी jealousy, greed in the handwriting, and even strokes of depression can be seen in the handwriting. तो कैरेक्टर से रिलेटेड सब कुछ देखा जा सकता है थ्रू द हैंडराइटिंग स्ट्रोक्स। तो बहुत ही सर अमेजिंग ये चीज है और मैंने पहली बार ये चीज सुनी है। और जैसे इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से और आसपास के लोगों से थोड़ी बात कर रहा था, इस चीज के बारे में शेयर करा कि मेरा एक ऐसे पॉडकास्ट होने वाला है, तो बहुत से लोगों के मन में ना ये चीज आ रही थी कि क्या ये एस्ट्रोलॉजी है या फिर ये एक साइंस है, ये है क्या एक्चुअली? देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो एक टोटली अलग साइंस है। उसमें तो आपके स्टार्स के फॉर्मेशन देख के एस्ट्रोलॉजर्स आपका फ्यूचर या पास्ट बताते हैं। फ्यूचर शायद प्रिडिक्ट करते हैं और पास्ट में क्या हुआ वो सब बताते हैं। ये तो
प्योरली कैरेक्टर एनालिसिस एंड कैरेक्टर इंप्रूवमेंट का साइंस है, एंड इट इज अ प्योर साइंस, इट इज अ वेरी साइंटिफिक वे जहां हम लोगों को एनालाइज करके उनको इंप्रूव करने के लिए गाइड करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, इट इज अ टोटली डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। तो सर ये काम कैसे करती है, मतलब कि एक्चुअल में अगर ये एक साइंस है, आपने इस चीज को ग्रास्प किया, आपने इसको लर्न किया है, तो आपने इसको आप यूज में लेकर आए हैं, तो ये एक्चुअल में काम कैसे करती है? कैसे एक हैंडराइटिंग सिर्फ एक इंसान की करेक्टर और इंसान के बारे में इतना सब डिपिक्ट कर देती है? क्या क्या इसमें आप कैसे इस चीज से एनालाइज करते हैं? देखिए ये तो क्या है, स्ट्रोक्स हैं हैंडराइटिंग की जिसके थ्रू एनालिसिस होता है। आपको हम बहुत ब्रीफली 3-4 चार्ट्स दिखाते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कैसे एनालिसिस हम लोग करते हैं। कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, क्या लिखा है, क्या टेक्स्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रोक्स क्या है, उससे एनालिसिस होता है। ये स्लांट है हैंडराइटिंग की, राइट स्लांट, स्ट्रेट, लेफ्ट, हर एक का एक सिग्निफिकेंस होता है। राइट स्लांट का मतलब है एक्सप्रेसिव पर्सन, स्ट्रेट हैंडराइटिंग इज अ कंपोज पर्सन, लेफ्ट हैंडराइटिंग इज अ इंट्रोवर्ट और अ रिजर्व पर्सन। अब देखिए ये एम्स और एन्स हैं जो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। इसमें पॉइंटेड एंड्स हैं, ऊपर देखिए पॉइंट में एंड हो रहा है। दिस शोज पर्सन हैज अ शार्प माइंड, दिमाग बहुत शार्प है उसका, कोई चीज ग्रास्प करने में टाइम नहीं लगता। यहां एम्स और एन्स में उल्टे वीज दिखेंगे आपको, इन्वर्टेड वीज। दिस इज क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, नई चीजें सीखने की इच्छा है। यहां पर एम्स और एन्स देखिए राउंडेड है, ऐसा हम लोग को स्कूल में सिखाया गया है लिखने को। यस। ये दिखाता है अ पर्सन हु इज अ स्लो थिंकर, उसको कोई भी चीज समझने में टाइम लगता है। स्लो थिंकर कोई नेगेटिव बात नहीं है, उसको कोई चीज समझने में शायद डबल टाइम लगेगा जितना इसको लगता है। ये डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद बहुत अच्छे से वो चीज को समझ जाएंगे। सो दिस इज अ पर्सन हु हैज अ हैबिट ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स। अब ये देखिए कुछ अपर स्ट्रोक्स हैं, यहां पर लूप नहीं है, कुछ जगह आप लूप्स देख रहे हैं। अपर लूप सिग्निफाई करता है अ पर्सन हु इज सेंसिटिव। यहां ए देखिए, एक नॉर्मल ए है, ये एक नॉर्मल ओ है। कभी आपने गैप इस तरह देखा ओ और ए के बीच में, वो दिखाता है पर्सन हु इज फ्रैंक एंड फ्रेंडली, बहुत हर किसी से हर कुछ बात करेगा, वेरी फ्रैंक, ओपन माइंडेड। यहां पर देखिए ओज में लूप है, ये बड़ा लूप है और एक बहुत बड़ा लूप है। इस तरह के बड़े लूप्स, जितने बड़े लूप्स हो वो दिखाता है पर्सन हु इज वेरी सीक्रेटिव। जितना बड़ा लूप है उतना ही सीक्रेटिव है पर्सन। यहां आप देख रहे हैं डबल लूप है, ओ के यस पहले यस। भी लूप है, ओ के बाद में भी लूप है। ये एक डेंजरस स्टेट है, ये डिसऑनेस्टी या जिसको कहते हैं डिसीट, धोखाधड़ी के ट्रेट्स हैं। तो सर इतनी इतनी चीजें भी पता लग सकती हैं, वाह। हाँ, नहीं ये तो बहुत आपको ब्रीफली बता रहे हैं। यहां देखिए लोअर स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक दिखाता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, छोटा लूप दिखाता है पर्सन हु इज सिलेक्टिव और चूजी, बड़ा लूप दिखाता है पर्सन हु इज क्रिएटिव, क्रिएटिव माइंड है और गुड इमेजिनेशन। आधा लूप दिखाता है पर्सन क्रिएटिव है लेकिन क्रिएटिविटी यूज नहीं कर रहा है अपनी। यहां देखिए वाई नीचे आके एक स्विंग है आगे, इस स्विंग दिखाता है पर्सन हु हैज इनिशिएटिव, वो पर्सन इनिशिएट करता है चीजों को। ओके। यहां पर देखिए जी इन्वर्टेड 8 की तरह है, ये दिखाता है पर्सन हु हैज फ्लूइडिटी ऑफ थिंकिंग, वेरी गुड प्लानर। ये कुछ टीज हैं, टी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। टी का बार देखिए, ये ऊपर की तरफ काट रहा है, ये और ऊपर की तरफ काट रहा है, ये दिखाता है यस। पर्सन हु इज एम्बिशियस एंड हुज गोल्स आर वेल डिफाइंड। टी बार अगर हवा में जा रहा है ऊपर, दैट शोज अ पर्सन हु इज जिसको कहते हैं डे ड्रीमर या ओवर थिंकर, खाली सोचता रहता है हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, एफर्ट नहीं होता है उसको अचीव करने का। टी बार यस गोइंग लो indicates person who is lacking confidence in own abilities or having self doubt. टी बार राइट में जा रहा है, शॉर्ट टेम्पर है, टी बार लेफ्ट में जा रहा है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स पेंडिंग। डाउन स्लाइडिंग टी बार इज डोमिनेटिंग पर्सन, अप स्लाइडिंग टी बार इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन।
यहाँ देखिए टी बार लेजिबल ही नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। ये इंडिकेट करता है पर्सन हु इज लैकिंग विल पावर की कमी है। कर्व टी बार हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये दिखाता है पर्सन हु हैज अ गुड सेल्फ कंट्रोल। वेविंग टी बार दिखाता है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये टी बार ज्वाइंट टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं वो, दिस शोज अ पर्सन हु इज परसिस्टेंट। आपके भी देखिए परसिस्टेंस का स्ट्रोक आया था ये वाला। यस सर, यस सर। तो एक्चुअली मैं इससे एक ऑडियंस को आइडिया लग बताना जाएगा। चाहूंगा, एक्चुअली हाँ, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इससे पहले क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था, क्योंकि अगर मैं इस चीज को खुद नहीं बिलीव करता तो ऐसा ना होता कि मैं इसको पॉडकास्ट पे ले गया था। तो मैंने सर को पूछा कि आप मेरे बारे में कुछ ऐसा एनालिसिस कीजिए या मेरे बारे में बताइए, और आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज टोटली शॉक। मैंने इनको एक पेज दिया अपनी हैंडराइटिंग का लिखकर, कुछ भी नॉर्मल, ये मैटर नहीं करता आप जो मर्जी लिखिए, सिर्फ आपके हैंडराइटिंग के स्ट्रोक्स मैटर करते हैं। और मैंने वो हैंडराइटिंग लिख के दी, और उसके बाद आई वॉज शॉक कि सर ने मेरे साथ कॉल पे 15 से 20 मिनट में मेरी पूरी करेक्टर स्केच बना दिया मेरा। एंड आई लिटरली शेयर्ड इट विद माय मॉम एज वेल। एंड सब कुछ उसमें से, लाइक आई वुड से कि सब कुछ मेरे में थी वो चीजें। कई नेगेटिव ट्रेट्स बताए, कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेट्स भी बताए, कई चीजों पे काम करने को मुझे कहा और मुझे पता भी लगा। एंड आई वॉज टोटली अमेज्ड कि ये साइंस जिसका अभी पता नहीं है इंडिया में, तो मेरे ख्याल से इसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है सर। हाँ, और राइट। ये चीज की आना, इस चीज के बारे में पता लगना, इट वाज, मैं इसी, यही मेरा मोटिव था कि पॉडकास्ट में आज मैं सर को लेके आऊं। बहुत ही कमेंडेबल थिंग है, और आई वॉज टोटली शॉक्ड कि इतनी यूनिक चीज और ऐसे कैसे हो सकता है। आई थॉट कि ये कोई मैजिक है, सीरियसली आई थॉट इट इज अ मैजिक, बट इट इज सर्स एक्सीलेंस एंड उनकी परसिस्टेंट, और कह सकते हैं उनकी जो स्किल है उसके कारण है सर ये। सर अगर आप हमें बताइए कि अगर इस पे मूड का क्या वो होता है इम्पैक्ट, जैसे अगर मैं, ऐसे काफी माना जाता है कि अगर मैं किसी हैप्पी मूड में हूं, हैप्पी मूड में लिख रहा हूं, तो मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी और अलग आएगी। अगर मैं किसी सैड मूड में हूं या फिर हरी में हूं, जल्दबाजी में हूं, तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आएगी। और तो इससे ऐसे भी तो हो सकता है कि इससे कई गलत इंटरप्रिटेशंस हो जाएं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली आपको लगता है कि आप अच्छे मूड में लिखें या खराब मूड में रखें, आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी। ऊपर ऊपर से आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, या कुछ अलग दिख रहा है। स्ट्रोक्स चेंज नहीं होंगे, स्ट्रोक्स विल रिमेन सेम। आपके स्ट्रोक से एनालिसिस होता है, उसको आप किसी भी मूड में, किसी भी टाइम में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनालिसिस आपका एक्यूरेटली हो जाएगा और स्ट्रोक्स आपके वैसे ही आएंगे जो आपका कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। ग्रेट सर। जैसे ये मैंने चीज शेयर करी ना अपने दोस्तों के साथ में, जब मैंने शेयर करी कि ऐसे मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो मेरे कई दोस्तों का तो ऐसा था कि यार मेरी तो हैंडराइटिंग ही बहुत खराब है, तो मेरा तो काफी नेगेटिव ही एक करेक्टर निकल के आ जाएगा। तो मेरे मन में भी ये चीज चल रही थी कि इससे हैंडराइटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मतलब कि हैंडराइटिंग अच्छी बुरी होने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस पे? नहीं नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छी हैंडराइटिंग, गंदी हैंडराइटिंग, साफ लेजिबल हैंडराइटिंग से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। स्ट्रोक्स इज व्हाट मैटर्स। अब आप देखिए, आपको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। जनरली डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग पढ़ पाएंगे क्या आप? नहीं सर। क्योंकि वो बहुत इलेजिबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर्स कोई इंटेलिजेंट नहीं है। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, तभी वो डॉक्टर्स हैं। यस सर। तो उनके हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है, वो उन्होंने क्या लिखा है वो केमिस्ट वाला पढ़ लेगा, क्योंकि उसको आदत है पढ़ने की, उसको मालूम है क्या प्रिस्क्राइब किया है। यस। लेकिन हमको क्या लिखा है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम तो सिर्फ स्ट्रोक्स देख के एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस हो जाएगा। हैंडराइटिंग अच्छी हो, गंदी हो, साफ हो, बड़ी हो, छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनालिसिस के लिए हमको स्ट्रोक्स देखना है और वो आ जाएगा। सो व्हाट इफ देयर इज अ केस कि एक इंसान, जो ऐसे आजकल बहुत नॉर्मल भी हो गया कि एक इंसान राइट हैंड से भी लिख सकता है, एक इंसान लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, तो इस केस में क्या होगा कि हैंडराइटिंग तो दोनों, मतलब कि मेरे ख्याल से दोनों बार में थोड़ी डिफरेंट आएगी, तो उस चीज से एक इंसान के गलत इंटरप्रिटेशन नहीं आ सकती? नहीं, स्ट्रोक्स वही रहेंगे। इनफैक्ट हम लोग जब कुछ हमने कोर्स किया था, ऑनलाइन कोर्स किया था,
तो उसमें एक हैंडराइटिंग आई थी हमारे पास एनालिसिस के लिए, तो उसका एनालिसिस कर दिया। एनालिसिस फिर जो हमको सिखा रहे थे उन्होंने बोला एनालिसिस करेक्ट भी है। उन्होंने बाद में बताया कि उनके हाथ ही नहीं थे, उन्होंने अपने पांव से लिखा था। एनालिसिस हो गया क्योंकि स्ट्रोक्स वही आ रहे थे। हो सकता है वो थोड़े से मतलब शेकी हो, हिल रहा हो, हैंडराइटिंग एकदम अच्छा नहीं हो देखने में, लेकिन स्ट्रोक्स वही रहेंगे। कुछ भी कर लीजिए, स्ट्रोक्स चेंज नहीं होंगे आपके। ग्रेट सर, ये तो साइंस बहुत ही अच्छी है। आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे पड़ा? मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने मुझे पहले हमने डिस्कस करा तो आपने बताया कि आप एजुकेशन आपने इंजीनियरिंग में की हुई है और आप पेशे से एक बिजनेसमैन है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे पड़ा? आप ग्राफोथेरेपी और ग्राफो एनालिसिस में कैसे उतरे? एक्चुअली क्या है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कलकत्ता में, तो हमारे पापा, हमारे फादर को भी शौक था। वो भी एनालिसिस किया करते थे और हमारे बिजनेस के लिए जो अपॉइंटमेंट्स करते थे, इंटरव्यूज करते थे कैंडिडेट्स के, इंटरव्यूज के पहले वो इनके हैंड रिटन एप्लीकेशन मंगवाते थे। उस समय तो वैसे भी कंप्यूटर नहीं था, कुछ लोग टाइप करके दिया करते थे टाइपराइटर पे अपना बायोडेटा। वो बोलते थे नहीं, हमको हैंड रिटन एप्लीकेशन चाहिए। तो उससे वो कैरेक्टर एनालाइज करके और फिर इंटरव्यू करते थे, तो ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ जान लिए होते थे कि अगर इसको अपॉइंट करते हैं तो कौन से डिपार्टमेंट में वो सूटेबल रहेगा, टेक्निकल साइड में या कमर्शियल साइड में, कितना उसका एम्बिशियस है नहीं है। अब आप देखिए, छोटी सी चीज बताएं, छोटे बिजनेसेस में अगर आप ओवर एम्बिशियस पर्सन को एम्प्लॉय करेंगे तो 3 महीने बाद चला जाएगा वो। जहां थोड़ा सा जंप मिला वो चला जाएगा। तो हमारे फादर हमको यही सिखाते थे कि हमेशा ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय करो अपना सेटअप देख के, ओवर एम्बिशियस नहीं हो, हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो, ऐसे लोग अपने लिए ज्यादा सूटेबल है। तो इस तरह से धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग साइंस है। फिर कॉलेज में हम लोग के जो फ्री पीरियड्स होते थे उसमें बैठ के हम फ्रेंड्स के एनालिसिस किया करते थे। तो पीपल यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज कि इतना एक्यूरेट कैसे आ रहा है एनालिसिस। फिर उनके मोटिवेशन से कि तुम्हारा तो बहुत एक्यूरेट है एनालिसिस, बहुत अच्छा है, इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं परस्यू करते। इस तरह से धीरे धीरे वो मोटिवेट होके प्रोफेशनल बेसिस पे शुरू कर दिया। तो दैट वाज द स्टार्टिंग। फिर तो ठीक है, आगे सब चलता रहा और लोगों का रिस्पांस अच्छा आता रहा, तो चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन। एक चीज और जो मेरे सामने आई थी, जो मुझे लोगों ने पुट इन करा कि इज दिस थिंग सिमिलर टू, जैसे अगर हम कहते हैं कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपके सिग्नेचर से आपको जज करते हैं, सिग्नेचर से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में बताते हैं। तो इज दिस थिंग सिमिलर टू इट, और क्या इसके पीछे साइंस थोड़ी डिफरेंट है या कैसे है ये? नहीं, एक्चुअली देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक टोटली अलग साइंस है, वो हम लोग बात कर चुके हैं। सिग्नेचर से एनालिसिस कभी भी कैरेक्टर का प्रॉपरली हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। क्योंकि जो एनालिसिस होता है किसी का, दैट इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन ऑफ स्ट्रोक्स। एक पर्टिकुलर टी, सपोज आपने एक तरीके से टी लिखा है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में आपने किसी और तरीके से रखा है, लिखा है। एवरी वे यू राइट दैट पर्टिकुलर टी और एनी लेटर हैज अ मीनिंग। कौन सा स्ट्रोक कितनी बार रिपीट हो रहा है वो वैल्यू रखता है एनालिसिस में। सिग्नेचर में क्या है, आपको 4-5 लेटर्स आएंगे, 10 लेटर्स आ जाएंगे, उससे आप कैसे एनालिसिस करेंगे? हाउ कैन यू सी द हाउ कैन यू एक्चुअली सी द स्ट्रोक्स एंड प्रॉपरली एनालाइज? तो उसमें तो हम बिलीव करते हैं कि कुछ है ही नहीं, मतलब सिग्नेचर एनालिसिस हैज नो वैल्यू। ओके सर, काफी आपके फर्म बिलीव्स हैं और बहुत ही अच्छी चीज है, आपको अपनी स्किल पे पूरा भरोसा है। तो आप बताइए सर, जो आप ये ग्राफो एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी करते हैं, तो इससे एक इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट हो सकता है? तो कैसे आप उनके बेनिफिट के लिए और कैसे उनके लिए काम कर सकते हैं? अगर कोई आपसे ग्राफो एनालिसिस कराए तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, आप कैसे उसको हेल्प करते हैं? देखिए, एनालिसिस तो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपका कैरेक्टर एनालाइज कर लेंगे डिटेल में, जैसा आपके साथ सुबह किया था। एनालिसिस में क्या होता है, आपको ऑलरेडी अपने बारे में मालूम ही है। एनालिसिस करने से एक रीअफर्म हो जाता है और आपको लगता है कि अच्छा है, एनालिसिस तो बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ। तो जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको और आप अच्छे से यूटिलाइज कैसे करें
और जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं उससे निकले कैसे, वो थेरेपी के थ्रू अचीव हो सकता है। किसी का सिर्फ एनालिसिस करके छोड़ दिया तो उसको फायदा क्या हुआ? आपने किसी Yes. को बोल दिया कि आप तो एम्बिशियस हैं लेकिन आपके गोल्स डिफाइंड नहीं है, यू आर लैकिंग इन विल पावर, या आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप क्रिएटिविटी यूज नहीं कर रहे, तो उसको फायदा तो नहीं हुआ ना। वो जैसा कैरेक्टरिस्टिक है वो एनालाइज हो गया और उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप लिया है। Yes. इंप्रूवमेंट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप कॉन्शियसली एफर्ट करिए, दूसरा ये है कि आप थेरेपी करिए, दैट विल बी वेरी फास्ट, और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 वीक्स आपको जो थेरेपी करनी है दैट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, और आपके लिखने का टाइम या प्रैक्टिस करने का टाइम सिर्फ 5 मिनट है रोज का। सो यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस थेरेपी 5 मिनट्स अ डे फॉर 3 वीक्स। तो थेरेपी 5 में आप मिनट क्या देखिए, सिखाते हैं सर? हाँ अब देखिए आज के डेट में लोग लिखते नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सब लोग कंप्यूटर पे आ गए, फोन पे आ गए, लैपटॉप पे आ गए, तो लिखने का काम तो एक तरह से खत्म ही हो गया। लेकिन आपको अगर इस थेरेपी से इंप्रूव करना है तो आपको 5 मिनट्स रोज स्पेयर करना है लिखने के लिए। एक बार वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको अचीव हो गए फिर आप छोड़ दीजिए, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, द कोर्स इज ओवर। ऐसा भी तो नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग लिखना है। थेरेपी लीजिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स आ गए, बस हो गया, काम हो गया आपका। तो सिर्फ लिखने से मतलब आप अपने दिमाग की, अपने ब्रेन की वायरिंग हिला सकते हैं। वाओ यस सर, ये तो यस। बहुत ही अमेजिंग साइंस है, बहुत ही अच्छा इसके पीछे जो है नॉलेज और स्किल है, बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि अगर एक इंसान की हैंडराइटिंग जैसे चेंज होती रहती है, जैसे अगर एक बढ़ता बच्चा है तो उसकी हैंडराइटिंग, अगर हम आपने जैसे बताया कि स्कूल में टीचर्स जो है वो अलग से सिखाते हैं, तो इंसान की हैंडराइटिंग चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब ये भी है कि उसका करेक्टर भी चेंज होता रहता है अगर एक इंसान अपनी हैंडराइटिंग को। ऑब्वियसली वो तो दोनों इंटरलिंक्ड है। अब आपकी जैसे हैंडराइटिंग 20 साल पहले कुछ और होगी, 10 साल पहले कुछ और होगी, आज कुछ और है। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट कैरेक्टर। उसी तरह अगर आप कॉन्शियसली अपनी राइटिंग चेंज करेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। तभी हम जब ओके, एनालिसिस करते हैं तो लेटेस्ट हैंडराइटिंग ही मंगाते हैं। लोग पुरानी हैंडराइटिंग बोलते हैं कि हम तो लिखते ही नहीं आजकल, इसी से कर दो एनालाइज, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पुराना एनालिसिस करके क्या फायदा है। ओके, ठीक है सर। तो अगर हम बात करें कि अगर इसकी, अगर हमने एक बच्चे की, जैसे हम आजकल बहुत कॉमन है कोविड के बाद से मेंटल इश्यूज और डिप्रेशन और ये सब काफी बढ़ गया है, और आपने बताया कि आप एक हैंडराइटिंग जज करके, एनालिसिस करके आप एक डिप्रेशन तक की बीमारियां तक को, आप सुसाइडल टेंडेंसीज को भी आप पहचान सकते हैं। तो अगर हमने किसी और ये टीनेजर्स में बहुत कॉमन हो गया आजकल, क्योंकि मोस्टली फ्री होते हैं और वर्कलोड होता है स्कूल का, एग्जाम्स का, तो और सारा टाइम स्क्रीन के सामने रहना। तो अगर एक स्टूडेंट की कर रही हो तो स्टूडेंट की हैंडराइटिंग मोस्टली चेंज होती रहती है, तो उनमें कैसे आप उनको टैकल कैसे करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं बच्चे की? हाँ देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपको ये बताएं, एनालिसिस जो है वो 13 या 14 साल के ऊपर ही पॉसिबल है। उससे ओके, छोटे बच्चों का एनालिसिस नहीं हो सकता क्योंकि उनके हैंडराइटिंग माइंड के हिसाब से सेट नहीं होता है उस एज तक। 13 या 14 साल के ऊपर आपकी हैंडराइटिंग आपके माइंड या आपके कैरेक्टर के हिसाब से डिफाइन हो जाती है। तो जो भी एनालिसिस होगा या जो भी थेरेपी देनी है ये इस एज के ऊपर ही पॉसिबल है। छोटे बच्चों के लिए एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एनालिसिस करके अगर थेरेपी लेना है तो ये अबव द एज ऑफ 13, और अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, यू कैन इंप्रूव इवन एट द एज ऑफ 80। ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जस्ट आउट ऑफ पैशन, चाहे आप इसके लिए चार्जेस ले रहे हैं बट वो जरूरी भी है, नहीं तो स्किल का कोई वैल्यू नहीं रहती, नहीं तो लोग समझते हैं कि ये स्किल तो ऐसे ही है। तो आप उस चीज का कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप जाते जाते अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे या फिर हमारे पॉडकास्ट चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर। नहीं, एक्चुअली ये आपका पॉडकास्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यूनिक टॉपिक्स लाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को मैसेज पहुंचा सकें, कुछ ऐसे स्किल्स या ऐसे मतलब
जिसको कहते हैं कि यूनिक आपके टैलेंट्स, हाँ, तो Yes. वो चीज आप अपने पॉडकास्ट से करते हैं, इट्स वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और लोगों को हम यही बोलेंगे कि अभी कोविड के टाइम में लोग बहुत मेंटली बहुत अपसेट हुए हैं, काफी खराब फेजेस से गुजरे हैं। ग्राफो एनालिसिस और थेरेपी एक बहुत सिंपल मेथड है जिसमें कोई मेडिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। सो इसको आप हैंडराइटिंग को की हैबिट गिव अप मत करिए, बीच बीच में लिखते रहिए जब भी मौका लगे, और जब भी चाहें कोई इंटरेस्टेड हो तो एनालिसिस और थेरेपी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको हमारे कॉन्टैक्ट दे दीजिएगा। सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जरूर अगर कि कोई इंसान किसी भी चीज से गुजर रहा है या कोई चीज उनको लग रही है कि उनके ये इंप्रूव करने वाली चीज है, तो जरूर सर को कॉन्टैक्ट करें। एंड वो चीज बिल्कुल ही सही है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और इस चीज का मैं दावा कर सकता हूँ कि बहुत ही सही रिजल्ट्स आएंगे। नवीन सर इज अ वेरी नॉलेजेबल गाय और वेरी स्किलफुल गाय। बहुत अच्छा लगा सर आज पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच नवीन सर फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा आज आपकी जैसी पर्सनैलिटी के साथ इंटरेक्ट करके। आपकी स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक नई चीज पता लगी होगी हमारी ऑडियंस को, मुझे पता लगी है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ऐसी स्किल आप एक्वायर भी कर सकते हैं सीख कर, और नवीन सर जैसे मेंटोर्स से बात कर सीख कर, इनसे एक एनालिसिस लेकर। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आपने हमारा पॉडकास्ट पूरा एंड तक सुना, जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही नई स्टोरीज, यूनिक टैलेंट्स के बारे में लाते रहेंगे। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिव्यूज देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच नवीन सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, प्लेजर।